एक समय था जब एलिट स्पेस क्लब, देख रहे हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कार्टून छपा था। ये एलिट स्पेस क्लब है जिसमें ये यूरोप अमेरिका के लोग हैं बैठे हुए, और इंडिया पहली गाड़ी से आया है इसमें शामिल होने के लिए। मार्स मिशन, इंडिया मार्स मिशन यहाँ लिखा हुआ है, यानी एक करारा व्यंग्य था किस पर? इंडियन स्पेस प्रोग्राम पर। लेकिन ऐसा करने वालों को करारा तमाचा भारत की तरफ से लगा जब हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट बना, और यह रिकॉर्ड बनाने वाला विश्व का पहला देश भारत बना। तब एलिट स्पेस क्लब वालों को बातें समझ में आई होगी। देखिए, और उसके बाद चंद्रमा पर फतह करने के बाद हम लोगों ने सूरज की ओर भी कदम बढ़ाया, और इस दिशा में कल सफलता मिली है। आदित्य 11 मिशन के तहत आदित्य 11 मिशन को लॉन्च किया गया। PSLV C57 के द्वारा, देखिए ये वीडियो दैनिक भास्कर के द्वारा, ये आदित्य 11 है। ये लैग्रांज पॉइंट पर जाएगा जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट। लैग्रांज पॉइंट क्या है वो बताएंगे हम। देखिए, PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया। किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया? PSLV C57 से। और लगभग 125 दिनों के बाद यह लैग्रांज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इस मिशन का नाम क्या था? आदित्य 11 मिशन। अब इस मिशन का नाम आदित्य 11 क्यों पड़ा और क्या करेगा? लैग्रांज पॉइंट क्या है? हेलो ऑर्बिट क्या है? सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है? इससे पहले सूर्य के कोरोना को किसी ने टच किया? मानव निर्मित कोई सैटेलाइट ने टच किया या नहीं? और इस पर कौन कौन सा पेलोड गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे विस्तार से, परीक्षा के दृष्टिकोण से और जानकारी के दृष्टिकोण से भी। चलिए, इस मिशन का नाम क्या है? आदित्य 11 सौर मिशन। अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं आदित्य 11 सोलर मिशन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, आदित्य क्यों लगा? क्योंकि ये सोलर मिशन है, सूर्य की ओर जाने वाला मिशन है, और सूर्य का यह पर्यायवाची शब्द है आदित्य। तो सूर्य का यह पर्यायवाची शब्द आदित्य क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में, हमारे मिथ में माना जाता है, वेदों में ऐसी चर्चा है कि सूर्य जो है वह कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के पुत्र हैं, यानी कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। तो अदिति के पुत्र होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? आदित्य। ये तो मिथ की बात हुई, ठीक है। हम नाम के बारे में बता रहे थे केवल, क्योंकि आदित्य क्यों नाम पड़ा और 11 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये लैग्रांज पॉइंट पर ये स्पेसक्राफ्ट जाएगा। लैग्रांज पॉइंट वह पॉइंट है जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाता है। न तो सूरज उस बिंदु पर स्थापित किसी ऑब्जेक्ट को न तो सूरज खींच सकता है, न पृथ्वी खींच सकती है। तो लैग्रांज पॉइंट ऑर्बिट में वह भ्रमण करेगा। उस ऑर्बिट को कहा जाता है प्रभा मंडल कक्ष, हेलो ऑर्बिट। और यहां पर स्थापित करने से एक फायदा यह भी होता है कि इस पॉइंट पर सूर्य के ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण हो, दिन हो या रात हो, कि बिना बाधा के हमारा स्पेसक्राफ्ट सूर्य का सही ढंग से 24x7 हमेशा 24 घंटे ये अवलोकन करेगा। समझ में आई बात? अवलोकन में न तो सूर्य ग्रहण का बाधा पड़ेगा, न चंद्र ग्रहण का, न दिन और रात का। कौन सा पॉइंट है ये? 11 पॉइंट। समझ गए? पृथ्वी और सूर्य के बीच ऐसा 5 पॉइंट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5 किलोमीटर। ठीक है, L1 की खासियत समझ गए। अब हम लोग व्यवस्थित रूप से बढ़िया से पढ़ते हुए चलते हैं। पूछा जाएगा आदित्य 11 सोलर मिशन क्या है? तो चलिए लिखते जाइए। अब यह भारत का पहला सौर मिशन है। भारत का पहला सोलर मिशन है। आप लोग जानते हैं चंद्र मिशन के तहत हम लोगों ने 3 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3।
पृथ्वी की कक्षा से बाहर एक और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, वो था मंगलयान। और ये आदित्य L1 मिशन के तहत जो स्पेसक्राफ्ट गया है, ये 5वां हो जाएगा, 5वां ऐसा स्पेसक्राफ्ट हो जाएगा यह, जिसने पृथ्वी की कक्षा को पार किया है, कक्षा के बाहर गया है। भारत का 5वां, पहला चंद्रयान, ठीक है, मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, उसके बाद ये 5वां। तो ये गया है, इसके तहत ये क्या गया है, इस मिशन के तहत क्या हुआ है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान, इसको आदित्य बल भी, एक अंतरिक्ष यान कब भेजा गया है, स्पेसक्राफ्ट 2 सितंबर, कल ही भेजा गया है, 2 सितंबर 2023 को। टाइम भी जानना चाहते तो लिख दीजिए 11:50 AM में लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण करने वाला लॉन्चर कौन था, लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C-57 का एक्सेल वर्जन, ये याद रखिएगा। किससे लॉन्च किया गया, PSLV C-57 का एक्सेल वर्जन रॉकेट है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। और यह 125 दिन के बाद, यानी 126वां दिन L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। अब ये लैग्रांज पॉइंट क्या है, इसके बारे में देखिए। लैग्रांज पॉइंट L1 को क्या कहते हैं, लैग्रांज। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। L1 पॉइंट क्या है, L का मतलब है यहां लैग्रांज, LAGRANGE, लैग्रांज, ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना बताया मैंने, ये 5 लैग्रांज पॉइंट है, 5। इसको L1, L2, L3, L4, L5 नाम दिया गया है। अब ये लैग्रांज कहां से आया, ये नामकरण जो हुआ है, एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रांज, इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रांज के नाम पर इस बिंदु का नाम रखा गया है। क्लियर है, यह रखा गया है। यह हाई कितना, 5। तो इस बिंदु की खासियत क्या है, सबसे नजदीक कौन है, L1 कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर, 5 लाख बताया था, 15 लाख, सॉरी 15 लाख किलोमीटर पर। अब यहां पर एक बात समझिए, कितनी दूरी पर है, 15 लाख किलोमीटर पर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जितनी दूरी है, उसके 1%, पृथ्वी से उसके 1% की दूरी पर ही रहेगा ये 15 लाख किलोमीटर पर। यानी सूरज से बहुत दूर, नहीं समझे, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना सूरज, और ये कितना, 15 लाख, यानी 1% पूरी दूरी का हो जाता है। यानी सूरज पर नहीं जाएगा, जिसे तरह चंद्रयान चंद्रमा पर गया है, ये आदित्य L1 सूरज पर नहीं जाएगा। सूरज के सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, और कोरोना का 5 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना, 5 लाख। और लोहा 1500 डिग्री पर पिघल जाता है, तो वहां क्या होगा समझ जाइए, ठीक है। और कोरोना को टच किया है अभी तक ये नासा का पार्कर सोलर प्रोब, ये ध्यान रखिएगा। कौन, पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट है, किसका है, नासा का। इसने अब तक टच किया है किसको, सूर्य के कोरोना को। एक्चुअली सूर्य जो है
उसका जो सतह है, ऊपरी सतह, वो कहलाता है फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। उसके बाहर का जो ये है वायुमंडल, वो कहलाता है क्रोमोस्फीयर। क्या कहलाता है? और बाहरी जो कोरोना है वो क्या कहलाता है? कोरोना। ये कोरोना आपको कब दिखता है? जब, हाँ, जब सूर्य छिप जाते हैं, चंद्रमा ढक लेता है, तब उसका कोरोना दिखता है। कोरोना का तापमान कितना है? 5,00,000 डिग्री सेल्सियस। इसको अभी तक नासा का यही टच किया है। टच किया इसलिए क्योंकि इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ था, हीट शील्ड। ठीक है, तो हमारा जो आदित्य L1 है वह बहुत दूर है अभी, और हमारा आदित्य L1 ये करेगा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना के बारे में स्टडी करेगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, पहले देख ले इसको। तो ये समझ गए पृथ्वी से कितना है? 15,00,000 किलोमीटर है। अब इस बिंदु की खासियत क्या है? यहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाता है। क्या होता है? संतुलित हो जाता है। परिणामतः कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर रहता है तो वह आराम से न तो सूरज की ओर जाएगा ना पृथ्वी की ओर, वह ऑर्बिट में घूमता रहेगा। क्लियर है? और यहां पर क्या है? बिना किसी बाधा के, बाधा मतलब जैसे ग्रहण लग गया, दिन रात का चक्र में रात आ गया या कुछ भी, बिना किसी बाधा के आदित्य L1 सूर्य का अवलोकन करेगा। समझ गए इस पॉइंट का? और क्या होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाता है, इसलिए ऊर्जा भी कम खर्च होगा। समझ में आई बात? ऊर्जा कम खर्च होगा। तो L1 की खासियत समझ गए? L1 पॉइंट के का ऑर्बिट जो है वो कहलाता है हेलो ऑर्बिट। क्या कहलाता है? हेलो ऑर्बिट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रभा मंडल कक्ष। इसमें ये L1 L2 ये सारा पॉइंट अवस्थित है। क्लियर है? तो आदित्य L1 नाम क्यों पड़ा? इस मिशन का पहले नाम था आदित्य 1, लेकिन जब निर्णय लिया गया कि इस L1 पॉइंट पर इसको स्थापित किया जाएगा, तब इस मिशन का नाम पड़ गया आदित्य L1। और आदित्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह सोलर मिशन है, और भारतीय संस्कृति में सूर्य का पर्यायवाची आदित्य शब्द प्रयोग में आता है। ठीक है, आपने क्या क्या सीखा? यह भारत का पहला सौर मिशन है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान 2023 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? कब पहुंचेगा ये? तो 25 दिन बाद। लैग्रांज पॉइंट क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रांज पॉइंट है? 5 पॉइंट है। किसके नाम पर पड़ा? जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर। L1 जिसमें सबसे नजदीक कौन है ये पांचों में? L1। कितनी दूरी पर? 15,00,000 किलोमीटर। और यहाँ इस बिंदु की खासियत क्या है? सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाता है, और परिणामतः क्या होता है? यहाँ घूमने के लिए जो ऊर्जा होती है, कम ऊर्जा का व्यय होता है, कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और बिना किसी बाधा यहाँ ग्रहण का असर नहीं पड़ता है, दिन रात के चक्र का भी असर नहीं पड़ता है। यह सूरज का अवलोकन करेगा। L1 समझ गए? हेलो ऑर्बिट समझ गए? कोई दिक्कत? अब यहां पर है कि ये करेगा क्या? ये करेगा क्या वहां जाकर? ये मिशन क्यों जरूरी था? क्या करेगा? कौन? आदित्य L1। तो क्या करेगा? अभी बताया ना मैंने, सूर्य का अध्ययन करेगा। और सूर्य का अध्ययन मतलब फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। सूर्य का अध्ययन। और कौन? फोटोस्फीयर समझ गए ना? क्या? सूर्य का सतह, ऊपरी सतह, और कोरोना का अध्ययन करेगा। क्लियर है? अब ये जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है उसका केंद्र कौन है? सूर्य है।
ऐसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी अवस्थित है। तो सूरज में हुए बदलाव का प्रभाव, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में और ग्रह है उस पर भी पड़ सकता है। तो इसी का अध्ययन करने के लिए कि अगर सूरज में बदलाव होता है तो उसका किस तरह का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा। समझ आई बात? सूर्य में होने वाला बदलाव अंतरिक्ष और पृथ्वी को किस तरह प्रभावित करेगा या इसका अध्ययन जरूरी है। सूर्य से ऊर्जा का लगातार प्रवाह होता रहता है, होता है, और उसी से हमारी पृथ्वी को रोशनी मिलती है, हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। तो सूर्य दो तरह से ऊर्जा रिलीज करता है। एक तो प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, दूसरा प्रकाश कणों चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती है, और इसको कहते हैं सोलर फ्लेयर। क्या कहते हैं? वो विस्फोट जो है सोलर फ्लेयर का प्रभाव। ये सोलर फ्लेयर जो है ये जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इसको रोकती है और इससे हम लोग बचे रहते हैं। लेकिन पृथ्वी की कक्षा में जो अंतरिक्ष यान है, उपग्रह है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इससे सैटेलाइट टकराता है, कोई सैटेलाइट से ये टकराता है तो सैटेलाइट को खराब कर देगा, और उस सैटेलाइट पर आधारित हमारा क्या है? संचार प्रणाली। हमारी सारी संचार प्रणाली क्या हो जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा ना। तो इसरो इसलिए भेजा है कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है उससे पहले हमें जानकारी मिल जाएगा और समस्या के समाधान का हम पहले ही प्रयास कर लेंगे। प्रभाव धरती पर संचार व्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस तरह का एक बार हुआ था, ठीक है, इस तरह का एक बार हुआ था 1859 में सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर टकराया था। कब? 1859 में अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराया था, ठीक है। इसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। किससे? कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है, और इससे ग्लोबल टेलीग्राफ कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ था। समझ गए ना? ग्लोबल टेलीग्राफ कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ था। तो क्यों जोड़ी है, क्या करेगा? आदित्य एलेवन समझ गए क्यों जोड़ी है? क्योंकि सूरज में किसी भी तरह का बदलाव पृथ्वी और अंतरिक्ष की व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए सूरज में हो रहे बदलाव का अध्ययन जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार के हानिकारक प्रभाव को पहले ही टाला जा सके। हो गया? आगे बढ़े। अब इसमें कुछ पेलोड कौन कौन सा गया है वो देखिए। 7 पेलोड गया है, 7 पेलोड गया है इसके साथ, आदित्य एलेवन के साथ। पहला है पापा। क्या है? पापा। पापा हो गया प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पैकेज फॉर आदित्य। इसका काम होगा सूरज की गर्म हवाओं का अध्ययन करेगा। दूसरा SUIT, SUIT, ये क्या है? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये SUIT। ये सूरज के अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ का की फोटो लेगा। क्या करेगा?
का चित्र लेगा। तीसरा, थोड़ा सा ये पार्ट नीरस हो गया ना, लेकिन जानना तो जरूरी है। तीसरा है VELC, इसलिए हम देवनागरी में लिख रहे हैं ताकि और बोझिल न लगे। विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ। VELC सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो लेगा। VELC सूरज की हाई डेफिनेशन फोटो लेगा। इसके बाद एक है हेलियोस, HEL1OS, हेलियोस। यहां 1 है, हाई नहीं। इसमें इसका फुल फॉर्म है हाई एनर्जी 11 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये हाई एनर्जी एक्सरे ये स्टडी करेगा, हाई एनर्जी एक्सरे ये स्टडी करेगा। पांचवा है ASPX, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये भी वहां लिख सकते हैं। क्या करेगा आदित्य 11? सोलर विंड का, सौर हवाओं का अध्ययन करेगा, सोलर स्पॉट का अध्ययन करेगा, सौर तूफानों का अध्ययन करेगा, पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठा मैग्नेटोमीटर, नाम से ही स्पष्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। सातवां है SOLEXS, इसका फुल फॉर्म सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नाम से यह स्पष्ट है, सोलर लो एनर्जी का अध्ययन करेगा। ये 7 पेलोड है। तो पापा तो याद रहेगा ना, पापा क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सूरज की गर्म हवाओं का अध्ययन करेगा। तो ये हो गया। अब पृथ्वी की कक्षा से एक बात और इंटरेस्टिंग जो पहले ही मैंने बता दिया, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला ये 5वां मिशन है इसरो का। पहला कौन था? चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को गया। चंद्रयान 2 सॉरी चंद्रयान 1 कब गया? वो तो ठीक तो बोले, 22 अक्टूबर 2008। इसके बाद हाँ, मंगलयान कब गया? मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा था, ये गया 5 नवंबर 2013 को। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। और अब गया आदित्य 11 2 सितंबर 2023 को। तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का यह कौन सा मिशन है? 5वां मिशन। तो आप लोग देख लिए क्या आदित्य 11 सौर मिशन पर अगर लिखने के लिए आता है या फिर पीटी में भी पूछा जाता है तो जितना फैक्ट होना चाहिए सारा फैक्ट मैंने दे दिया है। और लिखने के लिए भी 5-10 मिनट का समय मिलता है, इतना काफी है। यह क्या है? भारत का पहला सौर मिशन है। क्या हुआ इसके तहत? सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट आदित्य 11 को लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। लॉन्चिंग व्हीकल कौन है? PSLV C57। 125 दिनों के बाद ये पहुंचेगा कहां? L1 पॉइंट पर। L1 पॉइंट की खासियत क्या होती है? यहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाता है, ठीक है। और यहां बिना किसी बाधा के स्पेसक्राफ्ट सूरज का अध्ययन कर सकता है। ऊर्जा भी कम खर्च होती है। यह क्यों जरूरी है? क्या करेगा? वहां जो सौर हवाएं हैं, सौर तूफान है, सोलर विंड है, सोलर स्पॉट है, उसका अध्ययन करेगा। सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करेगा। जरूरी क्यों है? क्योंकि सोलर सिस्टम का केंद्र कौन है? सूर्य है। तो सूर्य में अगर बदलाव होता है तो उसका प्रभाव भी धरती एवं अंतरिक्ष की अन्य निकायों पर पड़ सकता है। तो इस बदलाव का अध्ययन जरूरी है ताकि किसी भी तरह का हानिकारक परिवर्तन को पहले ही उसका समाधान खोजा जा सके। और ऐसा सोलर फ्लेयर मैंने बताया, ठीक है, इसका प्रभाव धरती पर
संचार व्यवस्था को कोलैप्स करने में होता है। अगर प्लेयर का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, संचार व्यवस्था ठप पड़ जाती है। ऐसा पहले हुआ था कब, 1859 में। अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराया था, इसको क्या कहा गया, कैरिंगटन इवेंट, जिसमें ग्लोबल टेलीग्राफ कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ था। तो ये था आदित्य 11 मिशन। ठीक है, हम आशा करें कि 125 दिनों के बाद ये 11 पॉइंट पर पहुंच जाए और इसरो का जो लक्ष्य है उसके अनुरूप आंकड़ा देना आरंभ कर दे। ओके, बाय।